हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मूमल करंट जीके पार्ट 4, जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मूमल करंट जीके के जो अगस्त 2022 में पब्लिश हुई थी, जिसमें द्विमासिक पत्रिका है, जिसमें जून जुलाई की जो करंट अफेयर्स हैं वो हम देखने वाले हैं। और जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 जिन्होंने नहीं देख रखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और भी अदर प्लेलिस्ट है जो कि जैसे कि मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्लास 6 से क्लास 12 तक के इंपॉर्टेंट MCQs करवा रखे हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और हमारे एक सीरीज़ और चल रही है राजस्थान जीके जिला दर्शन, तो उसमें भी ज़िले के इंपॉर्टेंट MCQs है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वो भी आप जाकर देखिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप वीडियोज़ देखते हो स्टूडेंट्स, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय परिदृश्य से, जिसमें हम जुलाई 2022 के जो चर्चित व्यक्तित्व है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। 25 जुलाई 2022 को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो 25 जुलाई 2022 को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो किन्होंने ली है? तो ये लिए हैं इन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और इन्होंने शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2022 को ली थी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। तो ये देश की कौन सी राष्ट्रपति? ये है अपनी 15वीं राष्ट्रपति है। वे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये नोट डाउन करना है कि जो द्रौपदी मुर्मू है जो कि हमारे राष्ट्रपति बनी है, तो ये कौन सी है? यह अपने 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, और ये देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करता है, और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। 21 जुलाई 2022 को हुई मतगणना में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पराजित किया। 25 जुलाई 2022 को देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो इन्होंने किसको पराजित किया? इनको यशवंत सिन्हा को इन्होंने पराजित किया था। और इनको शपथ किसने दिलाई? इनको शपथ दिलाई थी देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा खबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होगी। इससे पूर्व सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। तो ये 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होगी। इससे पूर्व सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का रिकॉर्ड किसके नाम था? ये अपने नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। 1997 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुई और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गई। तो ये 1997 में पहली बार राजनीति में शामिल हुई थी और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गई। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रही। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और किसी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थी। तो ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें प्रत्येक सीट का वोट वैल्यू 129 है। तो प्रत्येक सीट का वोट वैल्यू कितना था? 129। राजस्थान में 198 विधानसभा सदस्यों ने मतदान में भाग लिया, जिनका कुल वोट वैल्यू 25,542 है। राज्य से द्रौपदी मुर्मू को 75 वोट मिले, जिनका मूल्य 9,675 था, जबकि यशवंत सिन्हा को 123 वोट मिले, जिनका वोट वैल्यू 15,867 था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनाव के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी न होकर उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद व विधायकों से बना निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली से किया जाता है। चुनाव का आयोजन ECI द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता की सीधी भागीदारी न होकर उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद व विधायकों से बना निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली से किया जाता है। चुनाव का आयोजन ECI यानी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्यों की भागीदारी होती है। तो ये अनुच्छेद 54 में डिफाइन कर रखा है। निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्यों की भागीदारी, तो कौन कौन से सदस्यों की भागीदारी होती है देखते हैं। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें नोट ये करना है कि विधानसभा के सदस्य एवं राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नोट विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, जबकि दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो कि भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य व राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये आप पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार 50 प्रस्तावकों व 90 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। यह प्रस्तावक व समर्थक राष्ट्रीय व राज्य स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। और एक विधायक की वोट वैल्यू देख लेते हैं स्टूडेंट। एक विधायक की वोट वैल्यू क्या होती है? राज्य की कुल जनसंख्या भाग राज्य की विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना करेंगे 1/1000। तो ये आप याद रखिएगा। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बदलाव वर्ष 2026 के बाद की जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बदलाव वर्ष 2026 के बाद का जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाएगा। तो ये आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। राज्यसभा व लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के वोट के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों में भाग देने पर प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मनोनीत उम्मीदवार को वोट का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है और कुल वैध मतों को 50% प्लस 1 प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है, जो कि अनुच्छेद 71 में बताया गया है। तो जो भी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद होते हैं उनकी जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। तो ये अनुच्छेद 71 में बताया गया है। और राष्ट्रपति पद की अर्हता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और निम्न कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो कौन कौन से कारण से यह राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्ति पर, उसके त्यागपत्र देने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, उसकी मृत्यु पर, और यदि इसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स।
राष्ट्रपति का चुनाव उनके कार्यकाल के अंत होने से पहले पूर्ण कर दिया जाना चाहिए, जबकि पद रिक्ति के मामले में चुनाव रिक्ति के दिन से 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं और भारत की संचित निधि से देय होते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। वे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। चुने जाने से पहले 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। जाकिर हुसैन और F.A. अहमद का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था और केवल राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। केवल राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2022 में किन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2022 में किन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो ये कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? P.T. उषा, इलैयाराज, वीरेंद्र हेगड़े व V. विजेंद्र प्रसाद। 6 जुलाई 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एथलीट P.T. उषा, संगीतकार इलैयाराजा, परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री वीरेंद्र हेगड़े तथा फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक श्री विजेंद्र प्रसाद गारू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। इनका कार्यकाल 6 सालों के लिए होगा और 28 जुलाई 2028 तक चलेगा। वर्तमान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रंजन गोगोई, वीरेंद्र हेगड़े, महेश जेठमलानी, डॉक्टर सोनल मानसिंह, V. विजेंद्र प्रसाद, राम सकल, इलैयाराजा, राकेश सिन्हा और P.T. उषा है। तो कुल कितने? 9 जने। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। जैसा कि विदित है कि राज्यसभा में अधिकाधिक 250 सदस्य होंगे। 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 80 में बताया गया है। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2022 में 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, तो कौन कौन है? वह है P.T. उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, V. विजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देश की किसी भी राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? देश की किसी भी राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? ये है अपने राहुल नार्वेकर। 3 जुलाई 2022 को भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने। 45 वर्षीय राहुल नार्वेकर देश में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। राहुल नार्वेकर ने एक विशेष विधानसभा सत्र में महाविकास आघाड़ी समर्थित शिवसेना के उम्मीदवार राजन साल्वे को पराजित किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है स्टूडेंट्स की राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन? राहुल नार्वेकर। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। तो हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये अपने एकनाथ शिंदे बने हैं। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। तो याद रखिएगा हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे बने और इनको शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई। और उप मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाली G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेयर पर नियुक्त किए गए तो कौन है? यह है अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का नया शेयर पर नियुक्त किया गया है। वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। शेरपा एक तरह से इस योजना को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करता है। ज्ञात है कि अमिताभ कांत 30 जून को नीति आयोग के CEO के पद से रिटायर हुए हैं। उनकी जगह परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022 में भारत G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा तथा अगले वर्ष 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में
G20 का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहा है कि जो G20 सम्मेलन है वो भारत में 2023 में आयोजित किया जाएगा और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और नीति आयोग के जो CEO थे पहले, जो अमिताभ कांत थे, उनकी जगह किसने लिए परमेश्वर अय्यर ने लिए। और अभी जो नीति आयोग के CEO किसे बनाया गया है, नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर को बनाया गया। और जो भारत के शेरपा नियुक्त किए गए G20 सम्मेलन में वो है अमिताभ कांत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं मनोज कुमार। 15 जुलाई 2022 को खादी और ग्रामोद्योग उद्योग KVIC के विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष बने हैं। मनोज कुमार ने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला है। तो इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने अपने मनोज कुमार। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अपने विनीत सरन को जो BCCI के एथिक्स ऑफिसर लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन को BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त DK जैन का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल पिछले जून में समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसने नियुक्ति ली है? ये हमने विनीत सरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया कौन है? यह है इंद्रमित गिल। इंद्रमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। वे कोशिश बसु के बाद विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। विश्व बैंक की सहायक संस्था बहुपक्षीय विकास बैंक में उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। विदित हो कि RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है। गिल ने आर्थिक भूगोल पर विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व किया था। गिल वर्तमान में विश्व बैंक में सम्मान विकास वित्त और संस्थानों के उपाध्यक्ष है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया कौन है? यह है इंद्रमित गिल। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने कोशिश बसु के स्थान लिया है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए गए हैं? जुलाई 2022 में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए गए? तो ये कुल 5 है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए, जिसमें तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल, करिकिल्ली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकड़नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल साके सागर शामिल है। राजस्थान में सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित है। उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में भारत में खिजादिया पक्षी अभयारण्य जो कि गुजरात में है, वह बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। और रामसर स्थल के बारे में जानते हैं। रामसर स्थल क्या होता है? पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे रामसर संधि कहते हैं।
रामसर संधि का उद्देश्य पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि का संरक्षण करने से था। यह संधि 1975 में लागू की गई। तो ये कब लागू की गई थी? 1975 में लागू की गई थी। और कितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए गए? ये है अपने 5। और इन 5 स्थलों के शामिल होने के बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 49 से बढ़कर 54 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी IFACA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर IFACA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी? तो ये रखी है अहमदाबाद, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2022 को अहमदाबाद, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFACA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवा और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनिमय के लिए एकीकृत निकाय है। इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ किया है। तो पॉइंट ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ किया है। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है। समिति कृषि सलाहकार निकाय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को स्वतंत्र बनाकर और शून्य बजट खेती पर अपने सुझाव देगी। इसके अलावा समिति घरेलू निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्यों के माध्यम से उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने के तरीके पर गौर करेगी। साथ ही समिति देश भर के किसानों को MSP उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। तो स्टूडेंट MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया संजय अग्रवाल को। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिएगा इसमें कि समिति क्या क्या कार्य करेगी। तो समिति कृषि सलाहकार निकाय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को स्वतंत्र बनाने और शून्य बजट खेती पर अपने सुझाव देगी। इसके अलावा समिति घरेलू और निर्यात अवसरों को लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्यों के माध्यम से उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देश की बदलती आवश्यकता के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने के तरीके पर गौर करेगी। साथ ही समिति देश भर के किसानों को MSP उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2022 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार हैं। तो हमारे 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी चुने गए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और ये NDA के उम्मीदवार बनाए गए थे। और इनके विपक्ष में पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 68 को क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं। इस प्रकार निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया था। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हमारे 16वें उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़। और ये NDA के उम्मीदवार थे। और इनके सामने कौन खड़े हुए थे? ये हुए थे मार्गरेट अल्वा, जो कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था विपक्ष में से। अब आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चर्चित स्थान। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है?
हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है रामगुंडम, तेलंगाना में। 1 जुलाई 2022 से एनटीपीसी द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना रामगुंडम, तेलंगाना में शुरू की गई है। रामगुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ भारत के दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर परियोजना का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया है। इससे पूर्व एनटीपीसी ने कायमकुलम, केरल में 92 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। रामगुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना मैसेज बेल के माध्यम से ईपीसी इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण अनुबंध के रूप में 423 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये की गई है रामगुंडम, तेलंगाना में। और रामगुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना मैसेज बेल के माध्यम से ईपीसी अनुबंध के रूप में 423 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी और जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जुलाई 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? जुलाई 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर में। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया है। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर बल दिया। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया श्रीनगर में। और ये किसकी प्रतिमा थी? ये थी स्वामी रामानुजाचार्य की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान किया है? तो ये शीर्ष स्थान उड़ीसा ने हासिल किया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया। सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आए। विशेष श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है। तो इसमें देखते हैं कि सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए रैंकिंग में पहले स्थान पर आया उड़ीसा, दूसरे स्थान पर आया उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आया आंध्र प्रदेश। रैंकिंग कितनी रही? 15वीं। और इंडेक्स स्कोर कितना रहा है? 0.694। और विशेष श्रेणी पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल राज्य और द्वीप क्षेत्रों से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा प्रथम स्थान पे, दूसरा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तीसरे स्थान पे। और भौगोलिक बाधाओं के कारण सेवा प्रदान करने में जटिलता के आधार पर व्यापक देश स्तरीय सूचकांक में उड़ीसा प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है तो यह है गुजरात व कर्नाटका। 4 जुलाई 2022 को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण के परिणाम की घोषणा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MOCI ने की। ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT MOCI द्वारा आयोजित किया गया था। प्रत्येक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन के आधार पर उन्हें श्रेणी A 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और श्रेणी B 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स ग्रेडिंग समूह और श्रेणी A और B। इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक है जिसको प्रतिशत 100 मिले, यह गुजरात और कर्नाटक का है श्रेणी A में, और श्रेणी B में मेघालय है। तो आप ये याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट है ये कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक कौन है, श्रेणी A के अंदर गुजरात और कर्नाटक है और श्रेणी B के अंदर है मेघालय। और जो राजस्थान है हमारा, तो यह अपना आकांक्षी लीडर में आता है जिसका प्रतिशत है 11 से 29। इसमें कौन कौन से आते हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हमको ये याद रखना है कि जो राजस्थान है वो आकांक्षी लीडर में आता है और ये श्रेणी A के अंदर है। स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान आकांक्षी लीडर 11 से 29 और A श्रेणी में शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान आकांक्षी लीडर यानी 11 से 29% और A श्रेणी के राज्यों में शामिल है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो पोस्ट करके आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 जून 2022 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। 30 जून 2022 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। तो पहला स्थान किसको मिला है, ये मिला है आंध्र प्रदेश को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड DPIIT ने 30 जून को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग की जो BRAP रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। इस रैंकिंग का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सके। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो टॉप अचीवर्स में कौन है, ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो अचीवर्स के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश। और जबकि उभरते व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन है, तो ये मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। और जबकि राजस्थान को आकांक्षी राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो इस कौन कौन से राज्य है, 7 राज्य यानी गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को आकांक्षी राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। BRAP इस वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। BRAP इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस BRAP पर आधारित है। अब तक 2015, 16, 17, 18, 19 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्यांकन जारी किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें याद रखिएगा जो राजस्थान है हमारा, तो ये आकांक्षी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 30 जून 2022 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन तिहान का उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन तिहान का उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया, तो ये किया गया है IIT हैदराबाद में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 जुलाई 2022 को हैदराबाद में मानव रहित वाहनों के विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। ये एक स्वचालित नेविगेशन सुविधा केंद्र है
जिसे IIT हैदराबाद ऑटोनोमस नेविगेशन ध्यान नामक एक केंद्र विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 130 करोड़ रुपए के अनुदान पर आधारित है। ये एक बहुत विषयक पहल है जो भारत को भविष्य की अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी की तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाने की क्षमता रखती है। इस केंद्र में मानव रहित हवाई व स्थलीय वाहन विकसित किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो तिहान का उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया, तो ये किया गया IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पत्रिका की विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान 2022 की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका की विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान 2022 की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया, तो ये 2 स्थान कौन कौन से हैं, ये है अपने अहमदाबाद और केरल। टाइम पत्रिका वर्ष 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी में भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। इन दोनों स्थानों को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है। अर्थात घूमने फिरने के लिहाज से दुनिया की जो 50 सर्वश्रेष्ठ जगह है उनमें 2 जगह भारत में है। टाइम पत्रिका ने कहा है कि भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर अहमदाबाद में प्राचीन और आधुनिक नवाचार दोनों हैं जो इसे प्राकृतिक पर्यटन का केंद्र बनाते हैं। और टाइम की सूची में भारत के दक्षिण पश्चिम तट केरल भी शामिल है। पत्रिका के अनुसार समुद्र तटों और हरे भरे बैकवाटर मंदिरों, भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टाइम पत्रिका की विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान 2022 की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया, तो ये है अहमदाबाद और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तराखंड। 13 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर राज्य में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। इन बाल वाटिकाओं में प्री प्राइमरी स्तर पर बच्चों को NEP के प्रावधानों के तहत पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है। हाल ही में इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है, तो ये है CBI। जुलाई 2022 में भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया है। CBI इंटरपोल मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि संस्था के रूप में डेटाबेस में शामिल हो गई है। भारत इससे जुड़ने वाला 68वां देश बन गया है। तो भारत इससे जुड़ने वाला कौन सा देश बन गया, यह 68वां देश बन गया है। डेटाबेस जो एक खुफिया और जांच उपकरण दोनों के रूप में कार्य करता है। विशेष जांचकर्ता को बाल यौन शोषण के मामले पर डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। पीड़ितों और अपराध के स्थान की पहचान करके जांचकर्ता अपराधियों को ट्रैक करने के लिए तस्वीर और वीडियो तुलना सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI को गति शक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन करने को मंजूरी प्रदान की। ये संस्थान कहाँ स्थित है, ये स्थान है वडोदरा, गुजरात में स्थित है। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन यानी NRTI को गति शक्ति विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की। ये परिवहन क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुसंधान के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान यानी NRTI को गति शक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन करने को मंजूरी प्रदान की। ये संस्थान का है, तो ये है वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया। तो ये कौन सी जगह है? तो ये है अपने वाराणसी। वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी चुना गया है। वाराणसी 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनेगा। इसके तहत सदस्य देशों को बारी बारी से मौका मिलेगा। यह पहल 8 सदस्य देशों में लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। उल्लेखनीय है कि भारत 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के बाद भारत अध्यक्षता का पदभार संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन को मेजबानी करेगा। और इसमें एससीओ में सदस्य राष्ट्र कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसको कि जो भारतीय शहर को शंघाई यानी एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया, जो कौन है? ये है वाराणसी। और 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के बाद भारत अध्यक्षता का पदभार संभालेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 13 जुलाई 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की है। ये रेल लाइन किन दो राज्यों के बीच है? 13 जुलाई 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की है। ये रेल लाइन किन दो राज्यों के बीच है? तो ये रेल लाइन राजस्थान व गुजरात के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2798.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल अंबाजी रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। और नई रेल लाइन की लंबाई कितनी होगी? ये होगी 116.65 किलोमीटर होगी। ये परियोजना 2026 और 27 तक पूरी हो जाएगी। यह रेल लाइन राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा और मेहसाणा जिलों से होकर गुजरेगी। ये रेल लाइन कहाँ से गुजरेगी? ये रेल लाइन राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा और मेहसाणा जिलों से होकर गुजरेगी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा KFON यानी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क राज्य में हर शख्स को इंटरनेट तक पहुँच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी IT अवसंरचना योजना है। उल्लेखनीय है कि केरल सरकार ने 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना से करीब 20 लाख गरीब परिवार को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 30,000 से ज़्यादा सरकारी ऑफिस और स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 15 जुलाई 2022 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग में किस संस्थान ने ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 15 जुलाई 2022 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग में किस संस्थान ने ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये IIT मद्रास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 जुलाई 2022 को देश भर के उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2022 रैंकिंग जारी की है। इसमें विभिन्न कैटेगरी में देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची जारी की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 4थे वर्ष समग्र श्रेणी में लगातार 7वें वर्ष इंजीनियरिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये IIT मद्रास लगातार 4थे वर्ष भी
फर्स्ट आया है, और जबकि IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेडिकल कॉलेज श्रेणी में एम्स न्यू दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ स्थान लगातार 5वें वर्ष दिया गया है। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को डेंटल कॉलेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस पहले और हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी दूसरे स्थान पर है। तो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस पहले और हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी दूसरे स्थान पर है। और प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन स्कूल का दर्जा दिया गया, जबकि IIM बेंगलोर दूसरे स्थान पर है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स NIRF रैंकिंग के बारे में। NIRF रैंकिंग की स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2015 में की थी। NIRF रैंकिंग के अंतर्गत टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएट्स आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पीयर परसेप्शन जैसे मापदंडों के आधार पर देश के संस्थानों की रैंकिंग हर साल की जाती है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2021 जो कि किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भारत नवाचार सूचकांक 2021 को जारी किया गया था। ये सूचकांक नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए जारी किए जाते हैं, जिससे उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है, और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं प्रमुख श्रेणी में शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्य में। तो ये मणिपुर, उत्तराखंड और मेघालय। तो मणिपुर पहले स्थान पे है, उत्तराखंड दूसरे स्थान पे और मेघालय तीसरे स्थान पे। तो ये प्रमुख श्रेणी में शीर्ष राज्य हैं। और प्रमुख राज्य में कर्नाटक पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, हरियाणा तीसरे स्थान पे, जबकि राजस्थान है अपना 12वें स्थान पे। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां है। और पहले स्थान पे है कर्नाटक। और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी क्षेत्र की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे है, दिल्ली दूसरे स्थान पे, और तो तीसरे स्थान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? ये बने परमेश्वर अय्यर। तो स्टूडेंट इसको वीडियो को एक बार आप पॉज करके इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 6-7 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भारत की ग्रामीण आय और समृद्धि, खाद्य और पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य में पशुओं के स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए आयोजित किया गया है। और इसका आयोजक कौन है? इसके आयोजक है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी ICFA द्वारा एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के सहयोग से। और उद्घाटनकर्ता कौन था? पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि जो भारत का पहला पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजित किया गया, शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भारत की ग्रामीण आय
और समृद्धि, खाद्य और पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य में पशुओं के स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए आयोजित किया गया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया, तो ये है बुरहानपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहाँ 254 गाँवों में से प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया है, जो ये प्रमाणित करता है कि गांव में सभी लोगों को नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। जल जीवन मिशन के 15 अगस्त 2019 के शुभारंभ के समय बुरहानपुर के 36.54% ग्रामीण परिवारों के पास नल के कनेक्शन के माध्यम से पानी पीने योग्य जल था। उल्लेखनीय है कि मुख्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए डेटा के मुताबिक 3 राज्य गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली में हर घर जल योजना 100% लक्ष्य हासिल कर चुकी है। हालांकि अभी इन राज्यों के सभी जिलों को प्रमाणित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला जिला बना है जो प्रमाणित रूप से 100% लक्ष्य हासिल कर चुका है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया, तो कौन सा जिला है, तो यह है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हम चर्चित योजनाएं, आयोग समिति और सरकारी कार्यक्रम। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लॉन्च की गई सिक्कों की नई श्रृंखला पर क्या अंकित किया गया। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लॉन्च की गई सिक्कों की नई श्रृंखला पर क्या अंकित किया गया है, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो अंकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में रुपये 1, 2, 5, 10 और 20 मूल्य के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है। वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा 6 से 11 जून 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक समारोह का आयोजन किया गया है। जारी किए गए नए सिक्के बाजार में प्रचलन के लिए है और इन पर आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो अंकित है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कौन से नए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए कौन से नए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो यह है जन सामर्थ्य पोर्टल। तो ये कौन सा पोर्टल है, ये है जन सामर्थ्य पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन सामर्थ्य का शुभारंभ किया है। ये अलग अलग 12 योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। ये लाभार्थियों को ऋणदाता से जोड़ेगा। उद्देश्य एक मंच के जरिए योजनाओं तक पहुँच को डिजिटल माध्यम से आसान बनाना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस नए मिशन की शुरुआत की है, तो ये इन्होंने लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन की शुरुआत की है। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लाइफ फॉर द एनवायरनमेंट ग्लोबल मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने दुनिया को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का सुझाव दिया और कहा कि धरती को बचाने के लिए सभी को इसे अपनाना होगा और अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित विश्व बैंक के प्रमुख डेविस मलपास, वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लिए काम कर रही वैश्विक एजेंसियों के प्रतिनिधि, दुनिया के बड़ी संख्या में देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। वर्ष 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन सी थी, ये थी ओनली वन अर्थ रही। इससे पूर्व 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का नारा भी केवल एक पृथ्वी था। इस वर्ष 2022 इसका मेजबान देश कौन है, ये है स्वीडन।
तो स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ये थी अपने ओनली वन अर्थ। और नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस नई मिशन की शुरुआत की, तो ये की लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन की। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 को यही एंड करते हैं। और जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देख रखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप वो देख सकते हो। और इनकी जो PDF है, मैं एक बार सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी मूमल करंट जीके की, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो अब आ जाके आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस आपको मिल सके। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।